योकमा खारबू का नाम सुना है आपने? हमने भी नहीं सुना था, लेकिन अब ये नाम हम जीते जी कभी नहीं भूल पाएंगे। और आज के दृश्यम के बाद ये नाम आप चाह कर भी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी कि देश के वैज्ञानिकों, सरकारों और इतिहासकारों को भी हिलाकर रख देगी। सांस नहीं आ रही है। सर आप ठीक हैं? सांस की दिक्कत नहीं हो रही आपको? चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हैं। आज इस कहानी का अंत जिस रहस्यमयी और बेहद चौंका देने वाले दृश्यम के साथ होगा, उसकी शुरुआत उतने ही जोशीले अंदाज में हुई थी। हम योकमा खारबू की तलाश में निकले थे। कारगिल के पास एक छोटा सा गांव, जहां रहने वालों ने कुछ दिन पहले पहाड़ पर एक गुफा देखी थी। अंदर गए तो गुफा में तमाम नरकंकाल देखे गए। जी हां, नरकंकाल, बड़े बड़े विशालकाय, भीमकाय इंसानों के अवशेष। कोई कह रहा था वो महाभारत काल के हैं, कोई बता रहा था पांडवों ने स्वर्ग की तलाश में इसी रास्ते पर शरीर त्यागा था, कोई लेह की बहुत पुरानी दंत कथा सुना रहा था, तो कोई 1500 साल पुराने सिल्क रूट के साक्ष्य बता रहा था। तो नुब्रा में आज से कोई 10 साल पहले एक आदमी का स्केलेटन, जिसके अभी तक उसके पीठ पे जो उसने सामान लादा हुआ था। काफ़ी अनएंडिंग केव्स हैं, मतलब अंदर जाके पता नहीं उसकी डेप्थ कितनी है, उसका लेंथ कितना है। जा नहीं सकते, डर लगता है वहाँ। शुरुआत में हमें ये सब कुछ सिर्फ बचकानी बातें लग रही थीं, सिवाय सिल्क रूट के। सिल्क रूट, जिसे इतिहास में रेशम मार्ग भी कहा गया। सिल्क रूट यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक रास्ता, जो चीन से मध्य एशिया और यूरोप तक फैला हुआ था, जिसका एक बड़ा और अहम हिस्सा हिंदुस्तान की सीमा से गुजरता था। इन्हीं रास्तों में कहीं एक और रास्ता भी था, पहाड़ों के बीच बनाया गया एक गुप्त, एक रहस्यमय रास्ता, जिसका इस्तेमाल व्यापारी लुटेरों से बचने के लिए करते थे। महाभारत, पांडव, दूसरी दंत कथाओं को सिरे से नकार कर हम सिर्फ सिल्क रूट की कहानी को तलाशते बढ़ते जा रहे थे, इस बात से बेखबर कि आगे जाकर सारी कहानी पलटने वाली है। सदियों पुराना एक ऐसा रास्ता जो 6500 किलोमीटर लंबा था, जो भारतवर्ष को दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सिर्फ जोड़ता नहीं था, बल्कि यूरोप के लोग भी वहां ट्रेडिंग के लिए आते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस रास्ते का इस्तेमाल ना सिर्फ ट्रेडिंग के लिए बल्कि संस्कृति के आदान प्रदान के लिए किया जाता था, उस रास्ते में दाखिल होने वाले तमाम लोग कभी वहां से बाहर नहीं निकल पाए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ल आपके साथ, और आज मैं बात कर रहा हूं सिल्क रूट की, जो इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच से गुजरता है, जिसका रास्ता कभी ये नदियां बताती हैं तो कभी कोई जान नहीं पाता कि वो रास्ता कहां से जा रहा है, कहां आपको लेकर जाएगा, जो आज भी लोगों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। इसी सिल्क रूट का एक ऐसा हिस्सा है जहां आज भी कोई रिसर्च टीम नहीं पहुंच पाई है। हम बात कर रहे हैं योकमा खारबू की। एक ऐसा गांव जहां एक गुफा मौजूद है, जो सिल्क रूट का हिस्सा बताई जाती है, जहां दाखिल होने वाले लोग कभी बाहर नहीं निकल पाए। इसमें न सिर्फ बड़े थे, बल्कि छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, जिनके कंकाल आज भी वहां पड़े हुए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं,
यानी रिसर्च टीम भी वहाँ नहीं पहुँच पाई। लेकिन आज टीम दृश्यम न सिर्फ उस गुफा में दाखिल होगी, बल्कि वहाँ का दृश्यम आज पूरी दुनिया के सामने लेकर आएगी। आज हम वो जोखिम उठाने वाले थे जिसकी हिम्मत वहां रहने वालों की तमाम पीढ़ियां भी नहीं कर पाईं। लेकिन एक सवाल हमारे जहन में भी था कि क्या 1500 साल पुराना रास्ता आज भी होगा? होगा तो कैसा होगा? कहीं इंसानी अवशेष की बातों में कोई मजाक तो नहीं था? लेकिन तभी जवाब बनकर सामने दिखा एक म्यूजियम। ये उस शख्स के वंशजों का संग्रहालय था जो कारगिल में जाने माने रेशम मार्ग के सौदागरों में से एक थे। म्यूजियम का नजारा टाइम मशीन में सफर करने जैसा था। यहां उन चीजों की भरमार थी जो कभी सिल्क रूट के रास्ते यूरोप और मध्य एशिया से भारत लाई जाती थी। यहां हमें उस खुफिया रास्ते की पहली जानकारी मिली, जहां से कुछ समय पहले ही एक नरकंकाल मिला था। एक आदमी का स्केलेटन जिसके अभी तक उसके पीठ पे जो उसने सामान लादा हुआ था, उसके समेत एक स्केलेटन मिला। तो एक्चुअली ये लोग भटक भी जाते थे इसमें, कभी कभी भटक जाए, या कोई ऐसा होता था कि सर्दी में जब लोग चलते हैं ना, तो सर्दी में ऐसा होता है कि आपको रुकना नहीं होता है बिल्कुल। यूँ ही आप रुक जाते हो तो आपको आपका जो ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, तो आपको नींद आती है बड़ी खूबसूरत। आप सो गए तो समझे आप खत्म हो गए। हमें बताया गया कि सिल्क रूट नदी, पहाड़, तंग दर्रों और गुफाओं से होकर गुजरता था, जहां से 130 ईसा पूर्व यूरोप, मध्य एशिया और चीन के बीच व्यापार शुरू हुआ था, जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर थी। यहां से चीन रेशम, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन का व्यापार करता था, तो भारत इन्हीं रास्तों से मसाले, हाथी दांत, कपड़े और कीमती पत्थर दुनिया के बाजार में भेजता था। कीमती सामानों की वजह से व्यापारी अक्सर डकैतों के निशाने पर होते थे, जो हमले के वक्त रेशम मार्ग से जुड़े एक खुफिया रास्ते में छुप जाते थे। हमें उसी गुप्त रास्ते की तलाश थी। वो सिल्क रूट का कोई पर्टिकुलर रोड नहीं होता था। कहते थे कि ये बड़ा सीक्रेट रखते थे अपने रूट्स को, बहुत से रूट्स थे, और कभी कभी वो रोड खोज के नया भी निकालते थे। रीज़न था उसमें कि कहते हैं इसमें डकैती बहुत ज़्यादा होती थी, तो कहते हैं बड़ा सीक्रेट होता था। सिर्फ मीर कारवान उसको बोलते थे, उसको पता होता था किस रास्ते से जाना है और कब जाना है। कहते हैं वो बड़ा अपना बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करते थे कि कब जाना है, किस रूट से जाना है। तो रीज़न कहते हैं इसी था उसमें, इसमें बहुत डकैती बहुत ज़्यादा होती थी। कारगिल में जो जानकारी मिली उसके मुताबिक हमें यहां से बटालिक सेक्टर जाना होगा। बताया गया कि हम जिस गुमनाम रास्ते को खोज रहे थे, वैसा ही एक रास्ता वहां कुछ समय पहले मिला था। नाम फिर सुन लीजिए, योकमा खारबू। हमने सुना है, जैसे हमारे पुराने लोग जो बोलते हैं कि पुराने टाइम में ऐसे काफ़ी बड़े बड़े केव्स पाए जाते हैं कुछ एरियाज़ में। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने सुना था कि वहाँ पे कुछ केव डिस्कवर हुए हैं बटालिक साइड में, जो काफ़ी अनएंडिंग केव्स हैं। मतलब अंदर जाके पता नहीं उसकी डेप्थ कितनी है, उसका लेंथ कितना है। काफ़ी सारे लोग कोशिश कर चुके हैं वहाँ पे जाने के लिए, बट वो अंदर इतना अंधेरा है, अंदर इतना क्या कहते हैं, अंदर खो जाते हैं एक तरह से। योकमा खारबू कारगिल से 60 किलोमीटर दूर पहाड़ की गोद में बसा एक छोटा सा गांव है। यहां के कुछ लोगों को उस खुफिया रास्ते की जानकारी थी। कुछ लोगों ने अपनी आंखों से वहां विशालकाय इंसानों के अवशेष देखे हैं। हमने पता पूछा तो लोगों ने दूर एक पहाड़ की तरफ इशारा कर दिया। वो रहस्यमयी रास्ता इसी पहाड़ के अंदर से जाता है। गांव के कई लोग उन नर कंकालों को पांडवों का सबूत बता रहे थे, तो कुछ एक नई दंत कथा सुनाने लगे।
यानी गांव की कहानी को माने तो उस पहाड़ में एक आदमखोर मकड़ी रहती थी, बहुत बड़ी, जिसका आधा शरीर एक बूढ़ी महिला का था। वो इंसानों का शिकार करती थी और वहां पड़े कंकाल मकड़ी का निवाला बने लोगों के हैं। अपनी कहानी को साबित करने के लिए गांव के कुछ लोग एक थ्योरी भी समझा रहे थे। केव को तो आपी सिंजांग में बाओ कहते हैं। आपी सिंजांग में बाओ, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? तो आपी हो गया जनाब दादी, हाँ स्ट्रिंजांग का मतलब है स्पेलर, हाँ, तो बहू हो गया गार, अच्छा बहू हो गया गार गार। अच्छा, घर में रहने वाली बूढ़ी औरत। इन कहानियों को किनारे रखकर हमने कुछ ऐसे लोगों से बात की जो उन गुफाओं में जा चुके थे, जो उन भीमकाय, विशालकाय नरकंकालों को अपनी आंखों से देखकर आए थे। जब गए थे तो वहाँ पे बहुत सारे बोन्स एक्यूमुलेट थे। अब इस चीज़ का इम्पोर्टेंस गांव वालों को इतना अवेयरनेस था नहीं, तो पर्टिकुलर मैं भी गया था। कुछ फ्यूमर बोन्स ऐसे हैं जो नॉर्मल साइज़ के नहीं थे, जो काफ़ी बड़े हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे मैक्सिमम हाइट का एक बंदा हो जिसका फ्यूमर साइज़ ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 फीट हो या 3-2.5 फीट तक हो, उनका उससे मेरे ख्याल से 1.5 गुना बड़ा था। वो हमने देखा भी अपनी आंखों से। यानी आम इंसानों से 1.5 गुना बड़े नरकंकाल। महाभारत की कथाओं में पांडवों की कद काठी का भी वैसा ही जिक्र है। हालांकि अब भी हमें इस कहानी पर यकीन नहीं हो रहा था। यहां की भौगोलिक स्थिति हमें लगातार सिल्क रूट के साक्ष्यों पर यकीन दिला रही थी। गांव के कुछ जानकार लोगों का भी यही मानना था कि वो रास्ता सिल्क रूट का निशान है। मेरे ख्याल से आप जो सिल्क रूट का कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब पास ही हमारे यहाँ इंडस रिवर है, सिल्क रूट भी आपका बिल्कुल पास से ही पड़ता है। लेह से या आप अफ़गानिस्तान से कारगिल से यहाँ लेह से फिर तिब्बत जाते थे। वो कोई पौराणिक साक्ष्य है या सिल्क रूट के ऐतिहासिक सबूत? जो भी थे, हमारे लिए ये बहुत बड़ी कहानी थी। लेकिन चुनौती ये थी कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जिन रास्तों को आज तक किसी ने देखा नहीं, वहां जाएंगे कैसे? गांव के लोगों ने भी साथ देने से मना कर दिया था। जा नहीं सकता, डर लगता है वहाँ। एक तो सांस फूलता है वहाँ, ऑक्सीजन की कमी है, लाइट बिल्कुल जाता नहीं, टॉरिच भी काम नहीं करता वहाँ, ना के बराबर हो जाता है टॉरिच ना के बराबर। हाँ, अंधेरा है वहाँ। नमी पर ज़मीन है, जैसे कि तेल लगे हैं वहाँ, नमी पूरा कपड़ों को लगता है, खून जैसे कलर का है, वो लाल कलर का। गांव के लोगों को उस रहस्यमयी रास्ते पर जाने का जोखिम पता था। किस्मत से हमें एक नौजवान मिला और हमारा कारवां उस बेहद खतरनाक सफर की तरफ बढ़ गया। ये सवारी ज्यादा दूर तक साथ नहीं देगी। आगे का मुश्किल रास्ता हमें पैदल तय करना होगा। देखिए, जो आखिरी गांव था योकमा खरबू, वो पीछे छूट चुका है और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि झटकों के साथ हमें जाना पड़ रहा है। वो तो शुक्र है कि हमें माल ढोने वाली ये गाड़ी मिल गई है, जो कुछ दूर तक हमें कम से कम राहत दे रही है, हमें पहुंचा रही है। और उसके बाद तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर तक का सफ़र पैदल चलना है। गाड़ी के पहिए वहां थमे जहां से पहाड़ की चढ़ाई शुरू होनी थी। धड़कनें तेज हो रही थीं और कदम बढ़ते जा रहे थे।
कुछ देर चले तो वो चोटी नजर आने लगी जिसे सिल्क रूट का दरवाजा कहते हैं। बेसब्री बढ़ती जा रही थी क्योंकि यहीं से शुरू होने वाला था असली खेल, असली कहानी, असली रोमांच। यहाँ 3 चोटियाँ आपको नजर आ रही होंगे। एक ये सबसे बड़ी जिस पर उस लेडी के बैठने की बात बताई जाती है, दूसरी वो लाल रंग की आपको देखने को मिल रही होगी मेरे पीछे, और तीसरी ये काली और हल्की सी आप कह सकते हैं मटमैली जो चोटी। हमें जाना उस लाल चोटी के पीछे। एक तरफ सिल्क रूट से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य तो दूसरी तरफ थी लेडी स्पाइडर और खून से सने रास्ते की खौफ की कहानियां। ये दोनों हमारे साथ चल रही थीं। लेकिन जैसे ही पहाड़ के करीब पहुंचे हमें कुछ ऐसा दिखा जिसने गांव वालों के पक्ष को मजबूत कर दिया। काले रंग का एक लंबा निशान कई चोटियों तक फैला था। कहते हैं ये उसी आदमखोर मकड़ी के साक्ष्य हैं। पुराने लोगों के हिसाब से वो कहते थे कि जो आपकी स्ट्रिंजांगमो थी, हाँ, वो अपने जो कपड़े हैं, यानी स्पाइडर लेडी। हाँ, स्पाइडर लेडी अपने कपड़ों को यहाँ टांगती थी सुखाने के लिए। तो इतने बड़े कपड़े, हाँ। 1 2 3 4 मतलब 4-5 शिलाओं के पास। तो वो यही कहते थे, खासकर गाँव में जो स्टोरी चलता था कि अगर उनके कपड़े इतने बड़े हो सकते हैं, हाँ, तो आप सोच लीजिए कि यकीन करिए कि वो खुद कितनी रही होगी, कितनी एक बड़ी जाइंट रही होगी, कितनी खौफनाक एक आदमखोर टाइप की। खास बात यह थी कि पूरे इलाके में पत्थरों पर ऐसे काले निशान केवल इसी जगह पर थे और कहीं नहीं। ऐसा लगता है किसी ने पेंट से लाइन खींच दी हो। लेडी स्पाइडर की कहानी को खारिज भी कर दें तो इस काले निशान का फिलहाल हमारे पास कोई जवाब नहीं था। ऐसा लग रहा है बाकायदा किसी ने उसे पेंट किया है। और गौर करने वाली बात यह है कि आसपास के पहाड़ों का जो टेक्सचर, जो रंग है, वो बिल्कुल अलग है। ये भी देख सकते हैं, वो वाला देखो, टेक्सचर भी वैसा ही लग रहा है। रहस्यमयी धारियों को छोड़ हम आगे बढ़े तो मूलबेख नदी से सामना हुआ। जो कभी सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करती थी, आज भले ही इसकी दिशा बदल गई है, लेकिन रेशम मार्ग की कहानी आज भी इसमें कल-कल बहती है। ये मुल्बेक रिवर जो करगिल होते हुए पाकिस्तान की ओर चली जाती है। बताया जाता है कि ये सिल्क रूट के पैरेलल ही बहती थी। ये सिल्क रूट को इसके मैप के आधार पर ही बनाया गया होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान तक आसानी से जा रही है और उसके आगे भी शायद वहाँ से इसके ज़रिए आसानी से रास्ता ट्रैक किया जाता रहा होगा। यही वजह है कि जहाँ गाड़ी नहीं चल पा रही है, हम इस नदी के किनारे, कभी नदी के पास से तो कभी ऊपर जहाँ रास्ता मिल सकता है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वाह, सिल्क रूट का रास्ता रेशम जैसा नहीं होगा, इतना तो हम जानते थे। ये बहुत खतरनाक है। कदम कदम पर मुश्किलें थीं, हर मोड़ पर मौत का पहरा था। कभी इन्हीं रास्तों पर चलकर व्यापारी सिल्क रूट में दाखिल होते होंगे। देखिए,
हमें नहीं मालूम था कि ये रास्ता इतना खतरनाक हो सकता है, इतना कठिन हो सकता है, जहाँ पर आपके पैर का फिसलना यानी मौत के आगोश में समझ आए। लेकिन रुक नहीं सकते हम, क्योंकि वो दृश्यम इन खतरों को पार करने के बाद ही हमें मिलने वाला है। मंजिल की पहली झलक मिलने लगी थी। हमारे और उस 1500 साल पुराने मार्ग के बीच का फासला घटता जा रहा था। वाह, देखिए वहाँ ऊपर मुझसे करीब 500 फीट ऊपर एक गुफा जैसी चीज दिख रही है। शमीम भाई, यही है क्या? ओह, हम पहुंच गए। देखिए, मुझसे चला भले ना जा रहा हो, लेकिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं अब उस गुफा में पहुंच रहा हूँ, जिससे लेकर तमाम कहानियाँ हैं और जिसके अंदर कई सारे रहस्य हैं। कहानियों से सुराग जुटाए, निशानियों के तार जोड़े, तमाम खतरे उठाए, फिर वहां पहुंचने में कामयाब रहे जहां का नक्शा भी किसी के पास नहीं था। सिल्क रूट का वो खुफिया मार्ग जो इतिहास के पन्नों से गुम हो चुका था, उसे हम खोजने में कामयाब रहे थे। अब पहुंच गए। पहाड़ के बीच से एक रास्ता अंदर की तरफ जाता दिखा। दावा था कि यही सिल्क रूट का खुफिया रास्ता है। सामने 3 पहाड़ होने की वजह से इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती होगी, जिससे व्यापारी और उनके कीमती सामान महफूज रहते होंगे। ऐसा लग रहा है कि ये जो गुफा है, ये लाल पहाड़ और सफेद पहाड़ को डिफरेंशिएट कर रही है। उसके बीच में एक बॉर्डर के रूप में मौजूद है, और यही मार्किंग रही होगी, यही एक साइन रहा होगा कि यहाँ पर वो जगह है जिसके अंदर आप दाखिल हो सकते हैं, खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, या फिर आप अपनी चीज़ों को महफूज रख सकते हैं। पत्थरों पर नाम लिखे थे। साफ था कि गांव के लोग यहां तक तो आए हैं, लेकिन इसके अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। डर हमारे चेहरे पर भी साफ दिख रहा था। लेकिन इस बहुत बड़ी कहानी के लिए हम जान पर खेलने के लिए भी तैयार थे। यहाँ से हमको जाना है, यहाँ से अंदर, हाँ यहाँ से अंदर जाना है। ओके। तो इसमें एक चीज़ है, आप इसमें जाने से पहले जिस तरह मैंने पैक किया है, हाँ अपने जैकेट बैकेट को ट्राउज़र में डाल के टाइट करके, और ये कैप वैप वगैरह आपका हो, हाँ, क्योंकि कदमों के चलने की वजह से धूल जो उठती है उसका अंदर कहीं जाने का जगह नहीं है, अच्छा, तो थोड़ा सफोकेशन वाला फील होता है। डस्ट अच्छा। बहुत सारे हैं, और थोड़ा लाइन में हमें एहतियात से बरतना पड़ेगा। एक बंदा पहले जाएगा, उसके हाँ। पीछे हम फॉलो करके जाएंगे। मतलब ना हम 2 बंदे एक साथ नहीं जा सकते। इतना सकरा है। एक बंदा मुश्किल तक जा सकता है। खौफ का असली खेल अब शुरू होने वाला था। अंदर क्या होगा हमें अंदाजा भी नहीं था। सिर्फ बेकरारी इस बात की थी कि हम उन खुफिया रास्तों पर कितनी दूर तक चल पाएंगे। क्या हमें विशालकाय इंसानों के अवशेष मिलेंगे? यहाँ से अंदर जाना है, इस सकरे रास्ते से। बिल्कुल नैरो हो रहा है यहाँ पे, मुश्किल से ही हम जा पाएंगे। आप यकीन मानिए, यहाँ टेम्परेचर बाहर से भी बहुत कम है। मैं जब इन चट्टानों को छू रहा हूँ तो मेरी उंगलियाँ जम जा रही हैं। खून जमाने वाली ठंड अंदर है। ऐसे में यहाँ इस सकरे से रास्ते से जाना है। चलें शमीम भाई, चलिए आगे बढ़िए। आज भले एक इंसान का चलना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कभी व्यापारी पूरे लाव लश्कर के साथ यहां से गुजरते थे। वक्त गुजरा,
कई भौगोलिक बदलाव हुए और सैकड़ों साल पुराना विशाल रास्ता तंग होता चला गया। ये पहले ज़्यादा चौड़ा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर वक्त की मार देखने को मिल रही है कि कैसे ये रास्ता सकरा होता गया, जैसे ये चट्टान यहाँ धंसकर गिर गई है। अभी हम पहले चेंबर की तरफ जा रहे थे, जहां कंकाल देखने का दावा किया गया था। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। इधर आइए, इधर आइए, एक सेकंड, इधर आओ, इधर मदन, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो ओह, बोन्स आपको ये देखिए, ओह, ये देख लीजिए। पहले चेंबर में अस्थियां बिखरी पड़ी थीं, छोटी बड़ी कई आकार की। यकीन नहीं हुआ कि सैकड़ों साल से ये अवशेष आज तक तलाशे नहीं गए। इन नर कंकालों का आकार देखकर होश उड़ चुके थे। ये देख रहे हैं आप हड्डी, ये कितनी बड़ी हड्डी है। ओह, ये मानव शरीर की हड्डी है, ह्यूमन बॉडी की। वाला देखिए, वो काफ़ी बड़ा है। ये तो और बड़ा है, सही बात। ये देखिए, इन तस्वीरों को देखकर दिल घबरा रहा था। इतने बड़े नरकंकाल वाकई कल्पनाओं से परे थे। किसी आम इंसान के कतई नहीं लग रहे थे। हमसे पहले जिसने देखे होंगे उन्हें भी नहीं लगे होंगे। शायद इसीलिए यह दावा हुआ कि ये कंकाल पांडवों के हैं। लेकिन अवशेष गिनती में बहुत ज्यादा थे, इसलिए महाभारत की थ्योरी सच्ची नहीं लग रही थी। ये हजारों साल से यहाँ पड़ी हुई, कोई नहीं जानता कि कब से हैं, कैसे उन लोगों की मौत हुई थी जो यहाँ पर दाखिल हुए थे। सांस नहीं आ रही है। हमें देखकर लगा कि कुछ अवशेष बच्चों के भी हैं, इसलिए सिल्क रूट की कहानी ज्यादा सच्ची लग रही थी। शायद व्यापारियों का कारवां परिवार के साथ गुजरता होगा, इन कंदराओं में फंसकर रह गया होगा। देख रहे हैं, शरीर के अलग अलग हिस्सों की है। ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है कि शरीर का कौन सा, शोल्डर बोन, लेकिन ये किसी बच्चे का लग रहा है। बहुत छोटा है। दिमाग सुन्न हो रहा था, सांसें बेकाबू हो रही थीं। कहाँ जाऊं, समझ नहीं आ रहा। यकीन नहीं हो रहा था कि हम वहां मौजूद हैं जहां 1500 साल से आज तक कोई नहीं जा पाया। हमारी कोशिश अब इन रास्तों पर थोड़ा और आगे बढ़ने की थी, लेकिन तभी मिट्टी में बने एक निशान ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। ये भालू के पैरों के निशान थे। ये देख रहे हैं आप नीचे, ये हमारे जूतों के निशान के साथ ये गोल घेरे पर आपको नजर आ रहा है, ये भालू के निशान हैं। और ये भालू के निशान हैं जो आगे की ओर जा रहे हैं। देखिए, एक निशान यहाँ है, अगला पंजा आपको यहाँ पर आगे ही नज़र आता है, और ये लगातार बढ़ता जा रहा है उसके आगे। और ये सीधे चैम्बर 2 की ओर जा रहे हैं, जहाँ से हमें स्क्रॉल करते हुए अंदर जाना है। खूंखार भालू के पैरों के निशान भी उधर ही जा रहे थे जिधर हमें जाना था, मतलब इस रास्ते का चेंबर नंबर 2। समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वापस लौटें तो मिशन अधूरा, आगे बढ़ें तो जान का खतरा। हमें किसी एक को चुनना था, और बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या चुना। डर को सीने में दबाकर हम बढ़ते रहे। दूसरे चेंबर की तरफ धीरे धीरे रेंगते हुए जा रहे थे। शरीर बिखरी हड्डियों से टकराने लगा था।
चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां। और ये छोटे बच्चे की देख रहे हैं, ये छोटे बच्चे की, ये किसी की पेल्विक, ये जितना डरा रहा है उतना ही आपको इमोशनल कर रहा है कि न जाने कितने लोगों ने यहाँ आखिरी सांस ली थी। हम लगातार चलते जा रहे थे। इंसानी अवशेष शरीर में चुभ रहे थे, लेकिन पीछे लौटना हमें मंजूर नहीं था। सेकेंड चैम्बर पहुंच गए हम। दूसरे चेंबर में आए तो एक पल को दिल की धड़कनें रुक सी गईं। यहां अस्थियों का ढेर पड़ा था। शायद ये किसी का कंकाल था जो टूट के बिखर चुका था। हाँ देखिए वाकई। कितनी सारी हड्डियां हैं, देखिए। यहाँ तो बहुत ज्यादा है। एक सेकंड, ऊपर भी है, ऊपर भी है, एक सेकंड, ये देखिए, और ये उससे भी बड़ी है। यहाँ देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं और बिल्कुल हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। ये पूरा रूम ही हड्डियों से भरा है बिल्कुल। हमें कोने में बहुत बड़ी हड्डियां मिली। आकार देखकर लगा ये किसी भीमकाय इंसान के अवशेष थे। ये तो बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी हड्डियां आप देखिए। ये किसी के पैर की हैं, थाई की हैं, ये कैसे पता लगेगा? ये मुझे पाँव का ही लग रहा है, देखिए घुटने वाला हिस्सा। बिल्कुल, ये अगर ऐसा ही है हिस्सा लग रहा है। तो सोचिए, ये तो किसी अडल्ट की हड्डियाँ हैं। ये बिल्कुल, ये एक, ये दो अलग अलग हिस्सों की हड्डियाँ हैं। हमारी जानकारी सीमित थी। जो दिख रहा था सिर्फ उसे देखकर हम अंदाजा ही लगा सकते थे। दिल बार बार किसी पौराणिक दैत्य की कहानी पर यकीन कर रहा था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि शायद ये अवशेष किसी मध्य एशियाई या रूसी व्यापारी के हो सकते हैं, जो कद काठी में भारतीय या चीनी मूल के लोगों से बड़े होते हैं। अगर सिल्क रूट का इस्तेमाल ख़जानों के लिए, मसालों के ट्रेड करने के लिए किया जाता था, तो यकीन मानिए सिल्क रूट का ये हिस्सा आज ऐसे ख़जानों से भरा पड़ा है जो कई राज खोल सकते हैं। ये उन्हीं लोगों की हड्डियां हैं जो इस इलाके से वास्ता रखते थे, या ये किसी पड़ोसी मुल्क के या किसी दूसरे देश से आए लोगों के ट्रेडर्स की हड्डियां हैं। ये तब पता लगेगा जब इनका डीएनए टेस्ट हो। हमने थोड़ा और आगे जाने का फैसला किया, लेकिन थोड़ा ही बढ़े थे कि एक आवाज सुनकर रूह कांप गई। आवाज शायद भालू की थी। कुछ देर पहले हमें भालू के पैरों के निशान भी दिखे थे। मतलब एक जानलेवा खतरा अब हमारे सामने था और दुआ के अलावा बचने का कोई रास्ता नहीं था। आवाज तेज होती जा रही थी। शायद अपने इलाके में इंसानी हलचल की भनक उसे मिल चुकी थी। अब यहां से पीछे जाने में ही भलाई थी। हम पीछे जरूर आए, लेकिन खाली हाथ नहीं थे। हम वो देख कर आए थे जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। कैमरा तो दूर की बात, किसी इंसानी आंख ने भी नहीं। वो विशालकाय अवशेष किसके हैं? अब तक हमें कोई अंदाजा नहीं था। दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। कहीं ये सब भालू या किसी दूसरे जानवरों के शिकार तो नहीं? लेकिन गांव के लोगों ने बताया कि बरसों से यहां किसी इंसान के गायब होने की कोई खबर नहीं आई है। यानी इन रास्तों पर जो भी हुआ है बरसों पहले हुआ है।
दिमाग की उलझन दूर करना जरूरी था। इस बीच हमें कारगिल में एक शख्स का पता चला जो पुरातन विज्ञान के जानकार हैं और कुछ महीने पहले उन रास्तों पर जा चुके हैं। हमने अपनी पूरी कहानी सुनाई, उनकी पूरी बात सुनी और समझ में आया कि वो अवशेष इंसानों के हैं, लगभग 1400-1500 साल पुराने हैं, यानी महाभारत काल के बहुत बाद के, यानी लगभग सिल्क रूट के दौर के। मोस्ट प्रोबेबली 1400-1500 साल से तो पुराना है ये। हाँ, स्केलेटन, हाँ। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में वो आया था। तो लेकिन अभी डीएनए करना है, देखना है कि उसका डीएनए किसके साथ मैच होता है, किस टाइप के साथ मैच होता है। लेकिन है बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन है, काफ़ी ह्यूमन स्केलेटन, उसमें 2-3 चैम्बर है, हर उसमें बिखरा हुआ है ह्यूमन स्केलेटन। अब सवाल ये था कि क्या उस मार्ग का, उस गुफा का या उस पूरे इलाके का नाता कभी सिल्क रूट से था? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना साबित जरूर हो चुका है कि जहां आज गुफा और तंग रास्ता है, वहां कभी इंसानों की आवाजाही थी, क्योंकि पुरातत्व विभाग को वहां तांबे के बर्तन और हथियार भी मिले थे। उसमें क्या हुआ था, उसी केव के आगे ही कुछ काफ़ी साल पहले कुछ वो हुआ था, डिपार्टमेंट ने कुछ काम किया था, उसमें काफ़ी वो निकला था, काफ़ी एक तो निकला बड़े बड़े ब्रॉन्ज के बर्तन निकले और उसमें ब्रॉन्ज का वो निकला था आपका स्पेयर हेड। ब्रॉन्ज तकरीबन कितने 2-3 साल से तो पुराना हो गया ये। हाँ। तो क्योंकि उस एरिया में ह्यूमन बसते थे वहाँ। हाँ, पता चला कि हमसे पहले वैज्ञानिकों की एक टीम भी वहां शोध करने गई थी। हमने उस टीम से भी संपर्क साधा और जो कहानी पता चली उसे सुनकर हम भी हैरत में पड़ गए। वहाँ पे जो हड्डियाँ मिली है वो मतलब मानव की है, जिसमें मतलब बच्चे भी है, जवान भी है और बूढ़े भी है। और ज़्यादा करके वहाँ पे जो हड्डियाँ मिली है वो बूढ़े लोगों की है, मतलब एजेड है, 35-40 के आसपास के जो है वो ज़्यादा है, जिसमें हम लोगों को मतलब औरत भी मिलती है, औरतों की भी हड्डियाँ मिली है और आदमियों की भी हड्डियाँ मिली है। तो इससे पता चलता है ये मतलब एक ही प्रकार की हड्डियाँ नहीं है। यानी हम जिस छोटी सी कहानी की तलाश में निकले थे वो देश का एक बहुत बड़ा दृश्यम था, ऐसा दृश्यम जिसके बारे में कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर किसी को कोई जानकारी नहीं थी। हम एक ऐसी कहानी को खोज कर ला चुके थे जो हजारों साल पहले गुम हो चुकी थी। सच का फैसला वैज्ञानिकों के शोध से होगा, लेकिन अगर वाकई ये कहानी सिल्क रूट से जुड़ती है तो आज आप भी एक बहुत बड़ी कहानी के गवाह बने हैं। आपने वो देखा है जो अब इतिहास के पन्नों में भी नहीं मिलता। इस मिशन को खत्म करके हम दूसरी राह पर निकल पड़े। फिर लड़ेंगे चुनौतियों से, फिर लहराएंगे परचम और फिर ढूंढ कर लाएंगे एक नया दृश्यम। जैसा हमने आपसे वादा किया था, दृश्यम के थीम सॉन्ग के साथ आप अपनी रील सोशल मीडिया पर #TV9 दृश्यम के साथ टैग करिए। हम उसे पूरी दुनिया को दिखाएंगे। तो वो सिलसिला शुरू होने जा रहा है। अगर आप भी दृश्यम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो #TV9 दृश्यम पर थीम सॉन्ग के साथ अपनी रील जरूर टैग करें। Dृश्यम